बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8434751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, वेलकम अगेन। 2-3 हफ्तों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपने शायद देखा होगा पिछले 3-4 हफ्तों में कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन रूल्स में, और उस पर मैं थोड़ी सी आपको आज रहनुमाई देना चाहूँगा, क्योंकि 17 जुलाई को होम ऑफिस ने एक नए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस रिलीज़ किए थे, वो जो रूल्स में भी आ रहे हैं ऑन द 7th and 8th ऑफ अगस्त, चंद दिनों में। उस पर थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूँगा। पहले हम शुरू करते हैं जो फर्स्ट की चेंज जो मेरे ख्याल में है, और वो है असाइलम सीकर्स के लिए। जो होम ऑफिस ने अभी ऐड किया है वो है कि अगर एन असाइलम सीकर कांटेक्ट में नहीं रहता होम ऑफिस के साथ, देन इम्प्लिसिटली होम ऑफिस तय करेगी कि ये एप्लीकेशन विदड्रॉ होगी है। सो फिर वो खुद ही ये तय कर लेगी कि आपने राब्ता नहीं रखा हमारे साथ, हम आपके असाइलम एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। क्यों? अगर अभी इस टाइम अगर हम रूल्स को देखें, रूल्स कहते हैं कि अगर आप उनको बता के कहते हैं कि जी मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, वो आपके एप्लीकेशन को विड्रॉ कर देंगे। ओ इफ़ यू फॉर एग्जांपल डू नॉट अटेंड योर इंटरव्यू। लेकिन अब होम ऑफिस क्या कह रही है कि अगर आप होम ऑफिस के साथ इन कॉन्टैक्ट इन टच नहीं रहते, वो इम्प्लाई करेंगे कि आपने अपने असाइलम क्लेम को विड्रॉ कर दिया है। और आपने अब देखा होगा पिछले चंद माह में कि होम ऑफिस आजकल ये लेटर्स भेज रही है माइग्रेंट्स को कि आप रिपोर्टिंग पर आए। और बहुत अक्सर मेरे क्लाइंट्स हैं, लोगों को मैं जानता हूँ जो डरते हैं कि जी कामरान भाई हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं गए क्योंकि हमें वो बिठा ना लें। सो अगर आप एक असाइलम सीकर है और आप रिपोर्टिंग पर नहीं जाते, फिर हो सकता है कि होम ऑफिस जानबूझ के आपके असाइलम क्लेम को विड्रॉ कर दे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप एक असाइलम सीकर हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप अपने सोलिसिटर से ज़रूर डिस्कस करें कि आपको क्या करना चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। द नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो है जम्ब्रानो के ऊपर। यस, दी जिसको ऐलान किया गया था 2 साल पहले, द जम्ब्रानो लेगेसी स्कीम। और शायद आपको याद होगा 2 साल पहले ये एक जजमेंट आई थी जहां कोर्ट्स ने, द हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि अगर आप एक ब्रिटिश बच्चे के केयर हैं, आप हासिल कर सकते हैं सेटल स्टेटस। होम ऑफिस ने इस जजमेंट को तस्लीम नहीं किया था, उन्होंने अपील की, अपील में जाके होम ऑफिस जीत गई, और फिर सब के सब एप्लीकेशन जिन्होंने डाले थे वो रिफ्यूज़ हो गए, और किसी को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय सोलिसिटर्स जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। बट इसमें जो अहम अपडेट है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अंडर द ज़म्ब्रानो स्कीम, यू मस्ट मेक एन एप्लीकेशन बिफोर 9th of August। सो 9 अगस्त से पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कल 5-6 क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि कामरान भाई, एक सोलिसिटर है, कंसल्टेंट है, वो हमें कह रहा है कि जी एक ऐसी एप्लीकेशन है केरर वाली, आप एप्लीकेशन डाल दें और आपको वर्क का राइट मिल जाएगा। हमसे वो पैसे मांग रहे हैं 600, 1000, 2000 पाउंड, हम डाल दें। अब यही एप्लीकेशन का वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक ज़म्ब्रानो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एज ए केयरर ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल, आपको वर्क की परमिशन दी जाती है। बट अब मैं आप सब बहन भाइयों को ये शेयर करना चाहूँगा, ये मत समझें कि मुझे काम की इजाज़त है, मैं यही एप्लीकेशन अभी फौरी तौर पर डाल देता हूँ। क्योंकि अगर आप कोई झूठी एप्लीकेशन डालते हैं जहाँ आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ मेरा पार्टनर है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, मुझे काम की इजाज़त दी जाए, ठीक है आपको तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब वो एप्लीकेशन आपका सोलिसिटर या आपका कंसल्टेंट विड्रॉ कर देगा, या जब वो रिफ्यूज़ हो जाएगी, वो आपके ख़िलाफ़ होगी, वो एप्लीकेशन आपके हिस्ट्री के ख़िलाफ़ होगी और आपको फिर वो नुकसान पहुँचाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों की बातों में ना आएँ और कोई फ़जूल सी एप्लीकेशन इस तरह की डाल दें कि बाद में आपको नुकसान होगा। सो इफ़ देयर इज़ मेरिट, फिर ज़रूर एप्लीकेशन डालें, लेकिन खामख़ा फॉर द सेक ऑफ इट प्लीज़ डू नॉट मेक द ज़म्ब्रानो एप्लीकेशन। अगर आप देखें सोशल मीडिया पर, उस टाइम 2 साल पहले बहुत
श्योर हुआ था कि जी ये एक स्कीम है, इसमें आपको फ़ायदा होगा। आज तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी जहाँ किसी को ज़म्ब्रानो पर वीज़ा मिला हो। हमने एक की है लास्ट वीक, लेकिन वो एप्लीकेशन यकीन माने मैंने 2019 में सबमिट की थी, ज़म्ब्रानो कैरियर एप्लीकेशन, जहाँ जो एप्लीकेंट थी उसकी एज थी आई थिंक 65 है और जो उनका हस्बैंड है वो है 70। हमने ये एप्लीकेशन सबमिट की, होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी, हम अपील पर गए, हमने अपील जीती, होम ऑफिस ने दोबारा अपील की, अपील मंजूर होगी, एक हेयरिंग हुई इन द अपर ट्राइब्यूनल लास्ट मंथ, हमने दोबारा अपील जीती और अब जाके होम ऑफिस मेरे क्लाइंट को ज़म्ब्रानो के तहत वीज़ा इशू कर रही है। सो देखें 4 साल की मेहनत के बाद हमें ज़म्ब्रानो का फ़ायदा हुआ है। सो इसी तरह नहीं है कि जो आपको अभी एडवाइस मिल रही है कि आप एप्लीकेशन डाल दें, वर्क परमिशन मिल जाएगी। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़ फैलाई जा रही है कि अगर आप ज़म्ब्रानो की एप्लीकेशन डाल देंगे, आपको वर्क परमिशन मिल जाएगी, आप ना स्विच कर सकते हैं टू वर्क परमिट। नो, यू कैन नॉट। I'll say that again. If you have work permission under Zambrano, या अगर आपके पास है वर्क परमिशन एज एन असाइलम सीकर, अगर आपके पास वैलिड स्टेटस नहीं है, वैलिड लीव टू रिमेन, यू कैन नॉट स्विच टू द स्किल्ड वर्कर रूट। इसका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर, उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, द वैलिडिटी रिक्वायरमेंट इज that you must have valid leave to remain, or if you are an overstayer pursuant to 39E, it's no more than 14 days. So अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, चाहे आपके पास वर्क परमिशन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्विच कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं टू द मेन अट्रैक्शन ऑफ दीज अपडेट्स दिस वीक, और वो है स्टूडेंट स्विचिंग। यस, होम ऑफिस ने इस पर पाबंदी लगा दी है और काफ़ी सख्त चेंजेस किए हैं। और वो क्या है कि अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आप वर्क परमिट में, स्किल्ड वर्कर में स्विच नहीं कर सकते। यस, सो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ स्टूडेंट आ रहा था, उसने डिपॉजिट दिया यूनिवर्सिटी को 3000 4000 पाउंड, एंट्री उसकी यहाँ होगी, विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स में वो स्विच कर रहा था, दैट्स इट। और होम ऑफिस ने ये देखा कि ये तो नुकसान हो रहा है हमारा, ना तो यूनिवर्सिटीज़ को पूरे पैसे मिल रहे हैं, जो फ़ायदा मिल रहा है वो है एप्लीकेंट्स को और एम्प्लॉयर्स को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। सो इसलिए इन्होंने ये पाबंदी कर दी है। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, यू कैन नॉट स्विच टू द स्किल्ड वर्कर रूट। बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ इस रूट पर, और वो ये है कि होम ऑफिस ने कहा है कि 3 कंडीशंस में आप स्विच कर सकते हैं, और वो क्या है। सो इफ वी लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस HC 1496, it says an applicant who is applying for permission to stay and has or has last had permission as a student must fulfill one of the conditions A, B or C below on the date of application. Condition A: the applicant must have completed the course of study for which the confirmation of acceptance for studies was assigned, or a course to which ST 27.3 of appendix student applies. So A is कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया हो जो लिखा हुआ था कैश के ऊपर। So fairly straightforward. So अगर आपकी कोर्स कंप्लीशन है 30th August 2023, you must have completed your course. But here's the interesting part, guys. Or आप switch कर सकते हैं if you satisfy condition B. What is that? The applicant must be studying a full-time course of study at degree level or above with a higher education provider which has a track record of compliance, and the certificate of sponsorship in SW 1.2D must have a start date no later than the course completion date. So यहाँ मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ जो होम ऑफिस कह रही है कि आपने एक फुल टाइम कोर्स किया है, आपने स्टडी की है उसके ऊपर, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं कोर्स के कंप्लीशन डेट के बाद। सो जो अगर आप कंडीशन ए देखें, वहां आपको बताया जा रहा है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है।
So you have completed the course of study which is on your CAS. लेकिन कंडीशन बी वो खाली ये कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन डेट ऑन द CAS. ये नहीं शर्त लगा रहे कि आपने एक कोर्स कंप्लीट किया हो. सो फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा ये फायदा आ रहा है मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपना एग्जाम फेल कर दिया है, आपके पास अभी रीसिट्स हैं, लेकिन कोर्स की जो कंप्लीशन डेट है वो ख़त्म हो गई है, आप फिर भी स्विच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स या आपने पास किया हो. सो आई थिंक देयर इज सम लीवे, सम रूम फॉर इंटरप्रिटेशन देयर, जहाँ स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. और कंडीशन सी इज़ द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडीइंग ए फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ अ PhD विद अ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर which has a track record of compliance, and the certificate of sponsorship in SW 1.2D must have a start date no earlier than 24 months after the start date of that course. So यहाँ अगर एक PhD स्टूडेंट स्विच करना चाहता है, वो स्विच कर सकता है आफ्टर 24 मंथ्स, उससे पहले वो स्विच नहीं कर सकता. कम से कम उसने 2 साल की रिसर्च की हो और फिर उसके बाद ही वो स्विच कर सकता है, उसके पहले नहीं. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट चेंजेस देयर. अब जो एक सवाल आजकल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है बार बार और मुझे भी पूछा गया है, वो ये है कि व्हाट इफ आई एम अ डिपेंडेंट ऑफ अ स्टूडेंट, मैं स्विच कर सकता हूं टू द स्किल्ड वर्कर वीजा, yes or no? And in short, the answer is yes. अगर आप एक डिपेंडेंट हैं as a student, आप स्विच कर सकते हैं to the skilled worker visa, no problem there. पर लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्विच करना चाहते हैं as a dependent, होम ऑफिस ने फिर भी ये पाबंदी लगाई हुई है कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया हो या यू मीट द अदर 2 कंडीशंस B and C as I've alluded to a few seconds earlier. So अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया या आपने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की या आपने अपनी फीस नहीं दी, आपके हस्बैंड ने तो स्विच कर लिया लेकिन जो स्टूडेंट था वो स्विच नहीं कर सकेगा and you'll be left in limbo. So again, tread very carefully before making any application and please do seek legal advice. अब हम आते हैं adult dependent relatives पर, जहाँ होम ऑफिस ने चेंजेस नहीं लेके आए हैं. और यहाँ होम ऑफिस ने एक पॉजिटिव चेंज किया है कि अगर आप अपने पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि उनको देखभाल की ज़रूरत है, सो फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ माई फादर फ्रॉम पाकिस्तान, और अगर मेरी वालदा साथ अप्लाई करना चाहती है, अगर उनको केयर की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो अप्लाई कर सकती हैं एज ए पार्टनर even if she does not need care. So that's the good news. So for example, अगर आपका एक पेरेंट है जिसको देखभाल की ज़रूरत है, वो अप्लाई करते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, जो आपकी वालदा हैं वो भी साथ अप्लाई कर सकती हैं, अगर उनको केयर की ज़रूरत है या नहीं वो फिर भी अप्लाई कर सकती हैं. So it's very good news there on the adult dependent relative front. Right. Another change जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो था ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट. उस पर होम ऑफिस ने नए जॉब्स ऐड किए हैं और वो हैं एग्रीकल्चर, ब्रिक लेयर्स, अगर आप एक ब्रिक लेयर हैं आपको काम की इजाज़त दी जाएगी, कारपेंटर्स, जॉइनर्स, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड्स एंड फिशिंग. सो इसमें एज एन एम्प्लॉयर अगर आप स्किल्ड वर्कर पर किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, सैलरी की डिडक्शन होगी. और ख़ास तौर पर जो यहाँ हमारे माइग्रेंट्स हैं जिनके असाइलम केसेस डले हुए हैं और अभी तक उनका जवाब नहीं आया फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, वो एज यू नो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको काम की इजाज़त दी जाए और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. सो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं एज अ ब्रिक लेयर, रूफर, एज अ जॉइनर, यू कैन डू दैट. आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन प्लीज़ आपने ये नहीं करना कि आप अपने सोलिसिटर के पास जाएं
और उसको कह दें कि जी ना मैं ना मुझे काम की इजाज़त चाहिए, और वो आपको कह देता है कि जी आप कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हैं, आप ये करें ना, कोई भी असाइलम क्लेम डाल दें। प्लीज़ डोंट डू दैट। आई थिंक 2 वीक पहले आपने देखा होगा कि डेली मेल ने एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन किया था, जहाँ 2-3 सोलिसिटर्स को पकड़ा था, जहाँ वो गलत एडवाइस दे रहे थे। वहाँ सोलिसिटर्स का भी नुकसान होता है और क्लाइंट्स का भी। सो प्लीज़ गाइस, don't make an asylum claim for the sake of it. If you have merits, if you have a genuine fear or threat to your life, only then should you make an asylum claim. But if you have an existing asylum claim, अगर आपका asylum claim already system में है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो pending है, आप वर्क परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इन प्रोफेशंस में काम कर सकते हैं. So these are new changes coming in from next week. The last important change जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो है स्टूडेंट डिपेंडेंस के मतलब. फर्स्टली मैं अपने कोलीग अहमद कुमार फ्रॉम नसीम एंड सोलिसिटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसने मुझे थोड़ी सी इस पर गाइडेंस भी दी. बट शो इसलिए लेट हुआ था कि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा था. सो जो नए चेंजेस होम ऑफिस लेके आई है वो ये है कि फ्रॉम 1st of January 2024 अगर आप एक PhD कोर्स कर रहे हैं, फिर ही आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे. So that's the first change. So if we read this, it says at the end of ST 31.1b, after a higher education provider with a track record of compliance, insert, and if the course start date is on or after 1st of January 2024, the provider has confirmed the course is a PhD or other doctoral qualification or a research-based higher degree. आप अपने डिपेंडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकेंगे. अगर आपका कोर्स उससे पहले शुरू हुआ है, सो फॉर एग्जांपल आप आते हैं यहाँ सितंबर इनटेक में, आप फिर भी अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे. अगर उस रूल को अगर पढ़ा जाए, उन्होंने इस तरह किया है कि ये जो पैराग्राफ इन्होंने ऐड किया है, इट्स सेइंग अगर कोर्स 2024 1 जनवरी के बाद ये शुरू होता है, देन इट मस्ट बी ओनली अ PhD और डॉक्टरेट लेवल क्वालिफिकेशन. लेकिन अगर उससे पहले आपकी एंट्री होगी हुई है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, दे आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे. सो नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स थी इस वीक के लिए. उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा. आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस पर और इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने सोलिसिटर के पास जाके ज़रूर एडवाइस लें कि दीज चेंजेस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. मैंने तो फिर भी यहाँ 8-10 घंटे लगा के आपके लिए रिसर्च कर दी है, और मुझे पता है जो ये लोग देखते हैं ये वीडियोस, आपको एक हौसला होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद कोई एप्लीकेशन कर लें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दें. प्लीज़ एटलीस्ट वंस अपने सिस्टर के पास जाके एडवाइस ज़रूर लीजिएगा. नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं. देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है. हेलो हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज. हेलो. वालेकुम सलाम. जी मैं मतीन बात कर रहा हूँ भाई, लंदन से. आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी थी आपकी इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. सर मेरी छोटी छोटी 2 क्वेश्चन है. मेरी सिचुएशन बड़ी ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मैंने अभी अपील लॉन्च की हुई है मई में, ठीक है. 140 जो उनकी पेमेंट होती है वो जमा करा के, ठीक है. अब मेरे 20 साल होने वाले हैं, तकरीबन 8-10 महीने रहेगा. ओके. तो उन्होंने मुझे अपील का राइट भी दे दिया. तो अब अपील मेरी अभी फर्स्ट एड में अभी डेट आई नहीं है. डेट आएगी, उसके बाद क्या आउटकम होती है, फिर आगे फर्दर है. मैंने ये पूछना था कि अब मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आया कि ये जो टाइम पीरियड 8-10 महीने का है कि इसी में हमारा निकल जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता मैं पहली हेयरिंग पे जो इसकी अगर मतलब अपील अलाउड नहीं होती है, तो उस दौरान में अगर अब 20 साल पूरे हो जाते हैं, या 2 महीने के बाद या 3 महीने, तो उसके बाद फर्दर आगे हम वो 20 साल का उनको कह सकते हैं, या मुझे फिर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, या मैं पैरेलल भी डाल सकता हूँ, क्योंकि 8-10 महीने हैं. मतलब अभी पता नहीं क्या होता है, आया अपील हो जाती है नहीं होती है, ये तो अभी पता नहीं है. तो अब ये 8-10 महीने को मैंने मतलब कैसे आप समझते हैं कि ये ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. देखिए, इन माय एक्सपीरियंस एन अपील इज डिटरमिन्ड विद इन 3 to 4 months. सो अगर आपके 10 माह रहते हैं, इट्स अनलाइकली दैट you'll see at those 10 months through an appeal. सो अगर उससे पहले आपकी अपील उड़ जाती है, डिसमिस कर देते हैं,
फिर तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही होगी कि आप एक नई एप्लीकेशन सबमिट कर दें। पर अगेन अगर आपके 20 साल नहीं पूरे हुए, फिर इज़ इट वर्थ फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन? आई डोंट नो। बेस्ट एडवाइस वुड बी कि अगर आप अपने सॉलिसिटर के पास जाके एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करके, वो फिर आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनिल कामरान भाई। भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं भाई। मैं आपका 4-5 साल से प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बारी नहीं लगती, और आज लकीली आज तो लग लग गई गई है है। ना, फिर ये तो बहुत फिर शुक्रिया, जैसे आपने ईद का कॉल बैक दिन है। की। बस मेरे लिए ईद का दिन नहीं है। चलो, अच्छा थैंक यू सो कामरान भाई, मच। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। मेरा नाम तारिक है, मैं डरबी से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा मसला ये है कि मैं इधर 11 साल से, तो ओके। मेरा 2017 तक जो है ना स्टेटस रहा है, तो उसके बाद जो है ना मेरा कोई स्टेटस नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि ख़त्म हो गया। मैंने FL और FP डाला, ठीक वो है। रिफ्यूज़ हो गया। ठीक उसके हो गया। बाद मेरी को कंडीशन, खुद मैं बीमार हो गया, तो कुछ समझ नहीं आई। ठीक है। तो अभी मैंने शादी की है इधर। मेरी बीवी इधर, स्टूडेंट आए थे, राइट। तो मैंने उनके साथ शादी कर ली इधर। ठीक है। तो अभी तो वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सही, बिल्कुल ठीक है। तो नाइस। अब हम कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो उस बारे में आपसे बात करना था, क्योंकि अब ये वर्क परमिट भी बंद हो गया, और उसके या अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वाइफ आपकी भी पढ़ाई कर रही है, कोर्स तो अटेंड कर रही है या नहीं? जी, वो कोर्स पढ़ रही हैं, वो अपने एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। माशाल्लाह। तो ठीक है। तो अभी वो प्रेग्नेंट भी हैं। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, वो मैं भी है, देता हूँ। और वीज़ा उनका ख़त्म होना है फरवरी में जाके। एंड फिर वो पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेंगी, राइट? जी। ठीक है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके और सवाल मेरा का कुछ जवाब। उसमें हो सकता है कि? ठीक है, मैं देता जी। हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, एज अ स्टूडेंट आपकी जो वाइफ है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकती। इसकी वजह ये है क्योंकि a student route does not lead to settlement. So अगर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते भी हैं, मोस्ट लाइकली उस एप्लीकेशन को होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देगी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में नहीं भी है और आपने अपनी फैमिली लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर दी है, शायद आपके लिए बेहतर हो कि आप एक एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर दें, इस नज़रिए से कि होम ऑफिस को इस चीज़ का इल्म हो कि आपने अपनी फैमिली लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया। हो सकता है होम ऑफिस आपको वीज़ा ना दे, पर कम अज़ कम इसके दूसरे फ़वाइद हैं, जैसे कि जब तक होम ऑफिस आपको आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रही हो, आपको वो रिमूव नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ बैरियर टू रिमूव। बट अगेन आई वुड स्ट्रेस, एक दफ़ा एक सोलिसिटर के पास जाके ज़रूर मिल लें, और वो फिर आपको बता सकता है काफ़ी तफसील में कि इस केस के क्या मेरिट्स हैं और आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। Hello. हेलो, you're live on air. Yes, sir, please. Yeah, it's you, loud and clear. Yeah. How are you? I'm good. I want to talk to Mr. Kamran. Right, speaking. How can I help? Sir, I want to asking about my visa extension on medical base. Actually, I'm a student and I Right. got an accident. Yeah, I got an accident in 14th Okay. April. Okay. Yeah, 14th April, and my sick note is start from 14th April to 6th July, around about All right. 3 months. And Right. And yeah, what's the accident? Please share. I come in from my work, and some dog is coming on a The front dog side, bit and you. no bit. Just What did he do? He chased you? Yeah. Did he chase you, the dog? What happened? No, just dog barking on me, and I feel scared, so I got a reverse, like a backside running, and fall down on a road, Oh, and got sorry. and my knee, one side is a knees are fractured and one side is a dislocate. Kneecap is a No, dislocate. poor you. Right. Okay. So what do you want to do now? So what's the question? I want to need a visa extension on a medical base, because I have a valid visa till January 2024. Okay. But Have my you completed your retake
Right. Have you got a retake? When's the retake? No, retake, not a resit, because resit time has passed now, Right. and Right. now it's time to retake. Right. And for the retake, has the university said you must re-enroll, you must go back, or have they said, what have they said here? No, still nothing. Just I put a application on different sectors like a disability, like a money service and credit programs, but university didn't respond on any way still. Right. Now, what I'm trying to ascertain is, what do you have left to complete in your course? You've got to submit a dissertation, you've got to sit some exams, you've got to attend some seminars. What is the current state of play with your course? At this time, I'm going to dissertation. Right. So you've got a dissertation that's outstanding, which you will submit when? Yeah, I submit the dissertation, Right. but I resit in a 4 modules. You've got to resit 4 modules. Did you fail them previously, or you've not sat them ever? No, just I got a resit, but I didn't submit the resit because I have accident and totally cut off the university. But university knows about my accident, my sick note, I understand. my medical. So now what you want is the Home Office to give you compassionate leave outside the rules to enable you to complete your course, correct? Yeah. I understand. All right. Thank you very much for your call. So, in this situation, you'll have to make an application to the Home Office whereby you request them to grant you leave outside the rules, explaining your peculiar circumstances, which is that a dog chased you and you slipped and injured your disc. And hopefully they will grant you a visa of 6 months to enable you to complete your course. So yeah, it's a very strange situation, but I wish you all the best. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. Hello. Hello, you're live on air. Hi, I have 2 questions. Fire away. So I want to ask if I have to do the Life in UK test. So I'm on the 10-year route, and Okay. it's nearly 5 years in October, and I want to apply the 18 to 24 route to get ILR. Right. And my You will. British citizen, we got onto the route. You will have to complete the B1 in the Life in the UK. I have GCSE English. Do I still have to? No, then in such case, no. So if you're born here and you've had that, then that counts as a B1. And so I have to do the Life in UK test. Correct. Yeah. And I wanted to. My second question was about the Zambrano case. Right. Go ahead. I wanted to know if I'm eligible to apply for that. Well, yourself or your parents? Yeah, my parents. In theory, yes, but given the judgment that was passed down last year, the chances of that being successful, that application, the chances are 0. So you can make an application. It's free. You've still got a few days left until, I think, Tuesday. But don't hold any hopes on that being successful. And if they're successful, do they give a time period for applicants to apply? Now, if the application is successful, then your parents will be granted pre-settled status or settled status. But given the judgment that was passed down last year, until today, no one has really been granted a visa on that route. The route is there. It's available for you to make an application, but that doesn't mean that, someone will be granted. But again, who am I to adjudicate on the merits of a case? By all means, if your parents feel that they want to make an application, they can do. Okay? Thank you very much for your call. लगता है लाइन कट की है. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कारान साहब ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का. मेरे आप ठीक है? आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है मेरे भाई. जी फरमाइए मेरे भाई. जी कमरान भाई, एक तो सवाल ये था कि जो मैंने देखता हूँ ना, मोस्टली वो लोगों के ना, जब 10 ईयर के रूट होते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है ना कि लेटर पे 10 ईयर रूट के ऊपर है आप. करेक्ट. तो मेरा जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि आपको हमने ग्रांट किया है 30 मंथ ना प्राइवेट लाइफ पे. या. और अगर आप
30 मंथ के बाद फिर आपने इसको एक्सटेंड कराना है तो वो करना है। अगर या आप 5 साल के रूट में हैं तो वो आपके पास 5 साल के बाद आपने इंडेफिनिट फर्दर अप्लाई करना है, या 10 साल के, अगर 10 साल के रूट में तो 10 साल के। तो ये इसका कुछ मालूम हो सकता है कि कौन से रूट में उन्होंने डाला हुआ है, 5 साल के या 10 साल के? उस लेटर पर लिखा होगा। एक और, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ पाकिस्तान में जी तो जी क्या मैं इस वीज़े पे बुला सकता हूँ, प्राइवेट लाइफ की वीज़े पे नहीं, अपनी वाइफ आप को नहीं बुला सकते। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पाकिस्तान आप नहीं बुला सकते। और जहाँ तक रूट की बात है कि अगर अगर आप लेटर पढ़ें उस पर लिखा होगा, उस पर आप चेक कर सकते अच्छा, हैं कि आपको कौन से रूट पर उन्होंने रखा हुआ है। आप सिंगल हैं यहाँ या नहीं आपकी यहीं तो वाइफ नहीं भी है? लिखा हुआ ना। नहीं, मेरी वाइफ नहीं, मेरी बाकी फैमिली इधर ही है, ठीक है, सो आपको प्राइवेट लाइफ पर दिया था मेरे वीज़ा, बहन ठीक है। भाई और या मेरे सो अगर आप सिंगल पर्सन यहाँ हैं और आप प्राइवेट लाइफ रूट पर हैं, देन यूर ऑन द 10-year रूट टू सेटलमेंट। प्राइवेट लाइफ पर कोई ऐसा रूट नहीं है जो अच्छा 5 ईयर पर आपको इंडेफिनिट वीज़ा मिल सकता है। ठीक है ना मेरे ठीक। भाई? तो अगर वाकई दूसरा जो वाइफ का कोई नहीं है, कोई बुलाने का, कोई नहीं, जनरली पूरे नहीं बुला स्पीकिंग, सकते बस? अगर वो पढ़ना चाहती है। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट मेरे अच्छा, भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो सर, कैसे हो सर? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक ठाक। जी जी, सर दसो मेरा मेरा भरा। क्वेश्चन सी जी ਸਰ ਪੁੱਛੋ क्वेश्चन ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ? ਦੇਖੋ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 90% ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3500 ਪਾਉਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 3, 4, 5000 ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ 10000 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈंने 10000 ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही सलाह दूंगा कि तुम एक दफ़ा सलिसिटर ਨੂੰ मिल लो। नाजरीन देखते हैं हमारे लास्ट कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई नहीं बोल रहा हूँ लंदन से। जी नईम साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। आपके जरिए वो पता है ना हमारी एप्लीकेशन ज़म्ब्रानो वाली बिल्कुल जी, वो सर उस एप्लीकेशन का तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब, रिफ्यूज या कुछ भी नहीं दिया। वही जो डॉक्यूमेंट्स हमें आए थे ना, वो उसके बाद फिर हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो आपने वाइफ की तो एक्सटेंशन हो गई थी, वो 5 साल के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। मेरा जो है वो अभी समझ लें कि वो उन्होंने क्लियर नहीं किया, वो पेंडिंग, या वो कह रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि वो जो ज़म्ब्रानो वाली हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई है, उसमें कोई उसका उन्होंने ना तो रिफ्यूज़ किया है ना कोई जवाब दिया है, वो उधर पेंडिंग है, तो क्या हम उसको फिर एक्टिव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नईम साहब उसकी जो जजमेंट आई है ना लास्ट ईयर, उसमें ये वाज़ेह कर दिया होम ऑफिस ने
कि हम किसी को इस रूट पर वीज़े का फ़ायदा नहीं देंगे। सो अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मैं चेक करूँगा ज़रूर ऑफिस में जाके, मुझे पता है आपसे मुलाकात भी हुई थी, आप कौन है, कि अगर वो एप्लीकेशन का सिस्टम है भी अभी भी, उसका एक ही रिज़ल्ट आना है, वो है रिफ्यूज़ल। सो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई। सो अगर आपने अभी अपनी एक फैमिली लाइफ पर एप्लीकेशन सबमिट की है, जो मेरे ख्याल में आपने ख़ुद की है, उसका आप वेट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको जल्द से जल्द वीज़ा इशू कर देगी। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। और नेक्स्ट वीक से मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी वीडियोस शेयर किया करूँगा। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अगर आप जाएं टिकटॉक पर और वहाँ फॉलो करें मेरे अकाउंट को, विच इज़ UK Immigration 786। अगर आप ये टाइप करें सर्च में UK Immigration 786, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी और वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक मैंने कोई वीडियोस तो नहीं लगाई, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं ज़रूर लगाऊंगा। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अकाउंट को फॉलो करें। जब आप टिकटॉक पर जाते हैं, वहाँ तो सब क्रिएटर्स आपको कहते हैं कि जी फूल भेजें, लाइन भेजें या यूनी भेजें। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, गिफ्टिंग ना करें मुझे, बस फॉलो करें प्लीज़, ठीक है। और जो बहन भाई हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि कामरान भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको कैसे मिल सकते हैं, आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप हमारी रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है 07818100100, या आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, विच इज़ 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU. Nearest station is Ilford Station. So thank you for watching. इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, same time 6:30 to 7:30. अस्सलाम वालेकुम।